हे फोक्स, वेलकम बैक। तो आज थोड़ा टेक्निकल बात करने से पहले आज थोड़ा सा फंडामेंटली पे भी बात करेंगे। मार्केट को जो एक्चुअली जो ड्राइव करती है मार्केट को, मतलब अप डाउन जो भी ड्राइव करती है वो लिक्विडिटी तो है ही, बट लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है, मतलब उसके पीछे का रीज़न फंडामेंटली भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल जो मार्केट को हिट करता है वो करता है बैंक का इंटरेस्ट रेट। अब देखिए बैंक का इंटरेस्ट रेट कैसे मार्केट को हिट करता है, हर चीज़ पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है मार्केट के इंटरेस्ट रेट पे। आई मीन देखिए, जब एक पूरी साइकिल है ये। जब मार्केट को कोविड में जब क्रैश हुई थी मार्केट, तो उसके बाद मार्केट को बूस्ट करना था। सिर्फ ये मार्केट नहीं, जो हमारे सामने कैंडल्स चलती है, ओवरऑल बिजनेसेस के ऊपर मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो बिजनेसेस को बूस्ट करना था, तो उस बूस्ट करने के लिए मार्केट में गवर्नमेंट ने मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ किया। इन्फ्यूज़ कैसे करेगी? गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से थोड़ी ना पैसा देती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना जो अपना इंटरेस्ट रेट होता है, वो जो लोन्स होते हैं वो सस्ते में बांटना शुरू कर देती है थ्रू बैंक्स के थ्रू। जो सेंट्रल बैंक्स उनको जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो क्या हुआ कि जब कोविड क्रैश आया, उसके बाद मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ होना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया बिजनेसेस को, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज़ किया गया, जिससे क्या हुआ, मार्केट पे थोड़ा सा बिज़नेस को सपोर्ट मिला। अब जो लोग ये बोल रहे थे कि ये कोविड की रैली कैसे आई, रैली क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना ही था कि देखिए बिजनेसेस बहुत अच्छा तो परफॉर्म कर नहीं रहे थे कोविड के टाइम पे, बट पीछे से सपोर्ट गवर्नमेंट की ज़रूरत थी कि बिज़नेस को प्रमोट किया जाएगा, बिज़नेस को ग्रोथ के लिए थोड़ा सा इंस्पायर किया जाएगा, थोड़ा सा उनको हेल्प करी जाएगी। तो उस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया था, सस्ते में लोन प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया था। अब उससे क्या हुआ कि जब सस्ते में अब देखिए ना, आपको अगर बिजनेसेस छोड़ दीजिए, अगर आपको सस्ते में कुछ पैसा मिलने लग जाता है तो क्या करते हो? सबसे पहले गाड़ियाँ, मोबाइल्स, फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, होम लोन्स वगैरह सस्ते हो गए थे। तो आपको क्या होता है कि उस टाइम, मतलब ये खेला तो ज़्यादा पब्लिक के साथ ही है, बट थोड़ा सा कड़वा सच तो यही है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को थोड़ा सा मतलब इंस्पायर करती है, सस्ता लोन लो, खर्च करो, खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रोडक्ट बिकेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी एक साइकिल है। तो उससे क्या हुआ कि जब मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ हुआ, तो इन्फ्यूज़ होने के बाद पब्लिक के पास बिजनेसेस में पैसा काफ़ी हद तक सस्ता मिलने लग गया, लोन सस्ते मिलने लगे। तो आपने देखा होगा कार्स बहुत सारी इंक्रीज़ होगी, होम लोन्स बहुत होने लग गए। तो आपने देखा होगा कितने यहाँ पे नए नए फ्लैट्स वगैरह, सोसाइटीज़ वगैरह बनती जा रही हैं, और जो मतलब वो जिस दिन लॉन्च होती है उस दिन सारी की सारी उसकी इन्वेंट्रीज बिक जाती हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हुआ कि अब लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा हो गया, और थोड़ा सा उन्होंने खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई आपको पता है थोड़ा सा इंटरप्टेड तो थी कोविड में। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करने लगी। तो जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो सेंट्रल बैंक्स ने डिसाइड किया कि अब हम अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे करके 0.25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, मतलब बेसिस पॉइंट से मतलब आप मोटा मोटा मान के जाओ 50 बेसिस पॉइंट का मतलब आधा %, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25% का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते करते उसको काफ़ी हद तक एक टॉप लेवल पे लेके चली गई है। फेड तो ये देखें तो कई सालों, 30-40 साल से अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट उसका 30-40 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट था उससे भी ऊपर होवर कर रहा है इस टाइम। तो इससे क्या हुआ, बिजनेसेस में देखिए, मैं भी बिज़नेस करता हूँ और मेरे को भी इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि जब लोन महंगे हो गए तो मुझे जो मेरी सीसी लिमिट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो महंगा मिलने लग जाता है। तो जो हम लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखो, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा मैं अगर आप सोचेंगे कि देखो, जो इस बार हुआ था कोविड में, जो भी कुछ हुआ इस बार, वो उसके पीछे का रीज़न मतलब इन्फ्लेशन का रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि पैसा ज़्यादा हो गया। इन्फ्लेशन का रीज़न ये भी था कि
आपकी जो सप्लाई चेन थी ना वो इफ़ेक्ट करी थी, मेरा ये पर्सनल मानना है। देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट वगैरह तो हूँ नहीं, लेकिन जो मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मैं बिज़नेस में भी हूँ, इन्वॉल्व हूँ, और जो चीज़ें मैंने फेस करी है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि जो आपकी सप्लाई चेन थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। ये नहीं कि पैसा ज़्यादा आ गया इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, बट उससे पहले मतलब जितनी सप्लाई पहले हो रही थी उससे सप्लाई कम होगी, तो आपकी डिमांड तो एज इट इज़ मान लीजिए, आपको मान लीजिए 100 की डिमांड है और आपकी डिमांड भले ही 75 होगी हो, लेकिन आपकी जो सप्लाई थी 100 से 25 रह गई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? डिमांड इंक्रीज़ नहीं हुई, डिमांड बल्कि मान लीजिए थोड़ा सा डिक्रीज़ ही हो गई है, लेकिन आपकी जो सप्लाई 100 की जगह 25 ही रह गई है। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा गैप क्रिएट होने की वजह से ये सब हुआ, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी थी। मैं स्टील सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ, मेरा पाइप्स का बिज़नेस है, स्टील पाइप्स बनाता हूँ मैं, JPC पाइप्स के नाम से। तो इन सब चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ। तो क्या हुआ, जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ तो उससे बिज़नेस के ऊपर क्या हुआ, मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। जहाँ मतलब मान लीजिए किसी को 2-3 लाख रुपए इंटरेस्ट देना होगा हर महीने का, किसी बिज़नेस को, बहुत छोटे बिज़नेस की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े लेवल तो बिज़नेसेस बहुत कई करोड़ों रुपए का तो इंटरेस्ट निकलता है उनका हर महीने का, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2-3 लाख रुपए का जहाँ इंटरेस्ट जा रहा था वहाँ 5-6 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया। तो दैट मीन्स छोटे से छोटे बिज़नेस पे भी 2-3 लाख रुपए महीने का इफ़ेक्ट आने लग गया। और अगर उसको ईयरली देखेंगे तो वो 25 से 30 लाख रुपए आता है, और 25 से 30 लाख रुपए बिजनेसेस में एक्स्ट्रा बर्डन जो हुआ उसकी वजह से बिजनेसेस में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो सबसे पहले क्या होता है यार, बिजनेसेस में जब प्रॉब्लम आएगी ना, आप देखो दो, ये शायद आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन है ना, इनके कुछ पॉइंट्स अगर नोट करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मार्केट को समझने में ईजी रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आने वाले टाइम में अगर क्रैश आता है तो आपको सब कुछ सारे के सारे फंडामेंटल क्लियर रहेंगे, तो आप कम से कम ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, मार्केट नीचे क्यों जा रही है। ठीक है, हाँ, मैं बात कर रहा था कि जब बिजनेसेस पे इफ़ेक्ट आता है तो सबसे पहले वो ले ऑफ करते हैं, मतलब सबसे पहले अपने खर्चे कम करेंगे। कम करने का मतलब क्या है कि देखो, बैंक का इंटरेस्ट तो एज इट इज़ जाना ही जाना है, फिक्स खर्चे जो होंगे ना वो हमेशा बिजनेस उसको कम करने की कोशिश करेगा, ना कि शॉर्ट टर्म खर्चे को। जो भी फिक्स खर्चे में आपकी सैलरीज आती हैं, लेबर जो भी हम एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरीज आती है, सबसे पहले उनको ले ऑफ किया जाता है। तो जैसे जैसे ले ऑफ हो गए, मतलब होंगे, जैसे बिजनेसेस को अपना वो जो बैलेंस करने के लिए, इंटरेस्ट रेट बैलेंस करने के लिए, अपना प्रॉफिट बैलेंस करने के लिए, अपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए उसको अपने ले ऑफ करना शुरू करेंगे। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी आईटीज़ कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपनी जो ये लेबर्स थी, अपनी जो एम्प्लॉयज़ थी, उनको निकाल रही थी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे ले ऑफ होते रहेंगे यहाँ पे लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, बाउंसेस शुरू हो जाएंगे, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, और बहुत कुछ इस चीज़ों से इफ़ेक्ट होने लग जाएगा। तो क्या होगा, जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा, ठीक है, जब पैसा ही नहीं बचेगा तो क्या होगा, और डिमांड कम हो जाएगी। देखिए, जैसे पैसा था इंक्रीज़ हुई डिमांड, लेकिन जैसे पैसा ख़त्म डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड जैसे जैसे लेबर जैसे आपके जॉब्स जाएंगी, वैसे वैसे आप ये लगा लीजिए आपकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा कि आपका जो इन्फ्लेशन था वो डाउन होता जा रहा है, आपके जो प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते होते जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप अभी देखेंगे आज की डेट में जो कार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्काउंट तो छोड़ दीजिए, वेटिंग पीरियड था, आज की डेट में 1-1, 1.5 लाख, 2-2, अगर आप अच्छे नेगोशिएशन में जाते हैं तो 2-2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको बड़े इजीली मिल जाता है। आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तो किया वगैरह पे बहुत इजीली डिस्काउंट चल रहा है, आपको सफारी वगैरह पे 2-2 लाख रुपए तक के डिस्काउंट, बल्कि 2-3 लाख रुपए तक के डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है यार कि उनके ऊपर भी, जैसे जो शोरूम्स वाले हैं वो भी तो बैंक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना। आप समझिए, वो कौन सा वो सारी कार्स खरीद के लेके आते हैं, वो बैंक से ही पैसा लेते हैं। बैंक के इन्वेंट्री, अगर उनकी 3 महीने भी एक कार खड़ी रहेगी तो 20 लाख की कार है, 20 लाख की कार के ऊपर उसको देख लीजिए इंटरेस्ट बर्डन, एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट बढ़ा है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब दूसरी प्रॉब्लम एक और आने लगी है बैंक के साथ, कासा। ठीक है, जो ड्रॉप हो रहा है वो कासा होता है। क्या होता है कासा, मतलब CASA, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब
चलिए इस पे थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं अभी इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो अब क्या हुआ कि जो फेड है, अब उसने डिसाइड किया है, फेड मतलब पॉवेल जो अमेरिका के फेड है, पूरी दुनिया उन्हीं की तरफ देखती है। जैसे हमारे यहाँ पे शक्तिकांत दास जी हैं गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, वैसे यूएस में फेडरल में पॉवेल साहब हैं। तो उन पॉवेल साहब के ऊपर पूरी दुनिया देखती है कि वो जब कम करेंगे तो हम कम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो फाइनली फेड ने अपनी स्टेटमेंट जो थी, जो एक्सपेक्टेड था सितंबर में रेट कम करने का, वो आ चुकी है। और उन्होंने एक स्पीच में ये बोला भी है कि वो सितंबर में अब अपना इंटरेस्ट रेट इसको डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। कितना डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। अब जैसे जैसे कि आपने देखा जो लेबर मार्केट जो उनका एनएफपी डेटा होता है, जो हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आता है, हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को एक एनएफपी डेटा आता है, ठीक है। उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो जो लेबर मार्केट है वो कुछ ज़्यादा ही कूल डाउन होती जा रही है। मतलब जॉब्स की जो डिमांड थी, जॉब की डिमांड्स मतलब मंथ बाय मंथ डिक्रीज़ होती जा रही है। रीज़न मैंने आपको क्लियर बता दिया। लोगों को अपने बिज़नेस को सर्वाइव करवाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो सबसे पहले अपना एम्प्लॉयज़ को ही निकाला जाएगा। तो वो काफ़ी तेज़ी से डाउन होती जा रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ दिखाई थी कि काफ़ी तेज़ी से डाउन होती जा रही है। तो इस बार क्या चांस है कि 25 बेसिस पॉइंट बीपीएस की जगह वो 50 बीपीएस तक डाउन कर सकते हैं। 50 सितंबर में 50 बीपीएस डाउन कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये एक पूरी साइकिल सी दिख रही है मेरे को। आप देखना लास्ट 2-3 साल से देखना, जब भी ना मार्केट एक रैली देने के बाद पूरा डाउन ट्रेंड पे जब आएगा, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में वो अपना लोएस्ट लगाएगा, उसके बाद फिर से वो रैली शुरू करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें देखने को मिला है कि सितंबर में ही अपना क्या नाम है, ये जो आने वाला है बीपीएस में अपना वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करने का उनके अंदर ख्याल आया है कि अब इंटरेस्ट रेट कम कर देना चाहिए, क्योंकि जॉब जाने के चांसेस अब ज़्यादा बढ़ गए। अगर जॉब जाएंगी तो वापस वही रिसेशन के चांसेस हो जाएंगे, और फिर रिसेशन के चांसेस होंगे, फिर वही अपना साइकिल शुरू करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट कम करते चले जाएंगे। तो ये साइकिल है यार पूरी। इस टाइप से इकोनॉमिक थोड़ा सा काम करते हैं। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि क्या अब अच्छा चांस है इन्वेस्टिंग का? हाँ, अच्छा चांस ज़रूर है इन्वेस्टिंग करने का। बस अब अपने इस फंडामेंटल के साथ में अपना टेक्निकल को ब्लेंड करना है, और बहुत अच्छे से अपने कुछ शेयर मैंने निकाले भी हैं। मैंने कुछ इन्वेस्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। मैंने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट अभी कुछ दिनों अभी मतलब मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेड तो नहीं करी, बट कुछ शेयर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने ख़रीदे हैं। और जो मैंने पहले भी शेयर बताए थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी वीडियो देखी होती तो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा चांसेस से मतलब 60% तक वो काफ़ी शेयर ऊपर जा चुके हैं, अगर आपने अच्छे से देखा होता तो, अगर लिए होते तो जो चीज़ चलेगी। अभी भी बहुत अच्छे चांसेस हैं इन्वेस्टमेंट करने के। और ये इन्वेस्टमेंट मैं जो भी इन्वेस्ट करता हूँ वो 10 साल तक के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट रहती है। 10-20 जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, उससे पहले क्यों निकालेंगे। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल पे आते हैं। ये तो पूरा फंडामेंटल हो गया, आप फंडामेंटल चाहें तो स्किप कर सकते हैं पूरा का पूरा, और टेक्निकल पे आते हैं। अब देखिए टेक्निकल में क्या है, सिंपल सा है कि ये बाई साइड जो एक ये स्विंग था ये टेक आउट हो चुका है, और ये वाली जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखिए मैंने 4 आवर में आपको लेके चलूँगा। मैंने 4 आवर पे इसको बहुत पहले मार्क किया हुआ था कि प्राइस एक बार इसके बाद इसके पास ज़रूर आएगा मिटिगेट होने के लिए। अब वो कैसे आ सकता है, देखिए मैं डायरेक्ट अगर अपसाइड जा रही है तो मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आपको ये एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कुछ और भी देखने को मिल सकता है। अभी दिखाते हैं, उस पर भी चलते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा प्रेफर करूँगा कि एक बार ये जो है ना ये निकल जाना चाहिए। ये प्रीवियस 2 दिन का जो ये है लो, इसको अगर टेक आउट करता है और यहाँ पे एक इस टाइप की कुछ कैंडल बन जाती है तो सच बोल ये तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की अगर कुछ कैंडल बन जाती है और इस ऑर्डर ब्लॉक पे टच कर जाती है, जो ये ब्लू कलर की लाइन है ना, ये वीकली ओपन भी है और ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, अगर कुछ इस टाइप की कैंडल अगर बन जाती है तो
कुछ मज़ा ही आ जाएगा। देखिए इस टाइप के कुछ कैंडल बन, थोड़ा साइड में कर देता हूँ यार, इसको अजीब सा लग रहा है। ठीक है, इस टाइप की अगर कुछ कैंडल बनती है तो उसके बाद जैसे ही ये वाली कैंडल ब्रेक हो गई होगी ना, ये कैंडल ऐसे ब्रेक हो गई तो आपको टारगेट देखने को मिलेगा। ये ग्रीन वाला क्या है 51,322, मतलब 300 ही मान लो, 51,300 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। मतलब वही 400-500 पॉइंट का अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये 2 दिन की जो ये कैंडल ना, इनका लो एक बार टेकआउट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये देखो 2 कैंडल पे ध्यान रखना बस आप। एक तो ये ग्रीन कैंडल और एक ये ब्लैक कैंडल कौन सी मंडे की है, 19 अगस्त की मंडे की कैंडल है, इस पर ध्यान रखना। और एक ये कौन सी कैंडल है 2 अगस्त, मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन की कैंडल है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखा 2 अगस्त वाली कैंडल पे। ठीक है, तो अब देखो 4 आवर पे मैंने जो अपनी एक एनालिसिस भी करी थी 4 आवर पे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो 4 आवर पे मैंने एक वीडियो डाली थी, लास्ट टू लास्ट वीडियो हो सकती है, पता नहीं कौन सी वीडियो होगी, लेकिन वीडियो थी कि जैसे ये 4 आवर का ना ब्रेक होता तो मेरे को यहाँ से एक सेलिंग लेनी थी। ये हम लोगों ने सेलिंग का प्लान भी किया था और स्टॉप लॉस हमारा इस 4 आवर की कैंडल के अपसाइड पे था। ये अभी तक अनमिटिगेटेड है और इसको पूरा देख के रखना, इसको पूरा मार्क कर लीजिए। ये वाला टारगेट आपको देखने को मिल सकेगा 1 आवर पे, आपको बहुत अच्छा दिखेगा ऑर्डर ब्लॉक। ये कलर पे मत जाना कि ये क्या है, ये क्यों मिटिगेट करेगा, क्योंकि आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और भी कुछ देखने को मिल सकता है, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे जाके देखते हैं। देखिए 1 आवर पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक, देखो इस एग्जैक्टली इसका मीन थ्रेशोल्ड मान लीजिए आप। इसको मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ। मैं जो आपकी 4 आवर कैंडल की थी ना, उसका हाफ वाला मीन थ्रेशोल्ड पे देखिए बहुत अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये टारगेट आपका क्या है 41,445 का टारगेट ये आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। देखिए ये वाली ट्रेड ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, मैंने अपने कमेंट में भी किया था कि ये वाली ट्रेड बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो सकती थी अगर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये वाली जो कैंडल है कौन सी 15 अगस्त की जो कैंडल, सॉरी 15 अगस्त की मतलब 16 अगस्त वाली होगी कैंडल ये, ठीक है ना, लेकिन ये UTC -4 की वजह से ऐसा दिखता है। तो जो 15 अगस्त से 16 अगस्त की जो कैंडल थी ना, अगर ये ऐसे नीचे टेकआउट कर देती, ठीक है, इसने किया नहीं है, लेकिन अगर ये इस टाइप से टेकआउट कर देती, आप देखिए मैं थोड़ा सिखाने के लिए पर्पज़ से मैं ये कर रहा हूँ कि ये कैंडल इसने टेकआउट नहीं किया, अगर ये इसको टेकआउट कर देती तो आंख बंद करके पूरा बाय करने का था यहाँ तक का। तो बट क्या हुआ, इसने इसको टेकआउट नहीं किया, तो थोड़ा सा मैं इसमें हेजिटेशन में आ गया कि यार क्या हो सकता है अब आगे। तो अभी फ़िलहाल का हेजिटेशन कैसे दूर हुआ सिंपल सा है कि अब ये जो ये वाली कैंडल थी ना, इसको हटा देता हूँ, अगर ये टेकआउट कर देती तो मज़ा ही आ जाता। तो मतलब ये लगा लीजिए पूरा मूव ऐसा कैप्चर होता ना, बट कई बार मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करती जैसा हम लोग सोचते हैं। तो ये लेकिन इसको टेकआउट करना, आप खुद सोच के देखना, ये टेकआउट करने के बाद अगर ये मूव होता तो बहुत अच्छा मूव होता। बट अभी क्या हुआ कि ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी बना है, एक फेयर वैल्यू गैप ये पूरा, एक फेयर वैल्यू गैप ये भी है, देखिए ये देखिए ना, ये पूरा एक, अगर मैं इसको बोलूँ तो एक फेयर वैल्यू गैप टाइप ही है। अंदर आई है मार्केट इसके, फिर एक अपसाइड मोमेंटम, फिर यहाँ भी मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड किया है, इस फेयर वैल्यू गैप को भी रेस्पेक्ट किया है। दैट मीन्स अभी थोड़ा सा मार्केट अपसाइड में जाने के मूड में है। बट कैसे जाने का यार, थोड़ा सा ये बस ये 4 आवर का जो ये है ना, ये वाली जो कैंडल है 19 अगस्त वाली जो कैंडल है मंडे की, ये जो ओपनिंग थी लास्ट मंडे की ओपनिंग वाली पे, उस ओपनिंग प्राइस के आसपास मिल जाए, मतलब ओपनिंग प्राइस के आसपास मतलब 50,685 के आसपास का अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगा अपसाइड जाने के लिए। और अगर आप सेफ़र साइड में जाना चाहते हैं तो इस टाइप की एक कैंडल फॉर्म होने देना 4 आवर की, उसको जैसी ब्रेक होगी तो उसको ऊपर जाएगी तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। आपको रिजेक्शन ब्लॉक दिख रहा होगा 4 आवर का, ये देखिए कितना अच्छा हम मार्क करते हैं 1 आवर पे 4 आवर पे, और कितना अच्छा है कि रिजेक्शन ब्लॉक पे देखिए 1 आवर पे जो मैंने आपको टारगेट दिया 51,445, वो एग्जैक्ट रिजेक्शन ब्लॉक है। ये आपका जो विक है ये आपका एज ए रिजेक्शन ब्लॉक का काम कर रहा है, और ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप मान लीजिए। अब कलर पे मत जाना फिलहाल अभी, क्योंकि यार इंडिया की मार्केट में थोड़ा बहुत कलर्स वगैरह छोड़िए, लेकिन जो कैंडल कुछ एक सिग्निफिकेंट कुछ बिहेव किया, मूव किया, उस पर ध्यान देना पूरा। इस कैंडल पे मिटिगेट ज़रूर होगी, और ये मैं बहुत पहले से बोलता हुआ आया हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि हाँ, यहाँ भी मैंने बोला था
कि इसके ऊपर डायरेक्ट जाएगा तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। और फिर नीचे गई मार्केट, फिर एक दो बीच में ट्रेड और बताई थी मैं 300-400 पॉइंट की, ठीक है, वो सब भी है। तो मार्केट थोड़ा सा ना ऐसे जिग जैग करती हुई चलती है, थोड़ा सा ऐसे बैलेंस प्राइस रेंज हो चुका है ये पूरा, देखिए ना इसको, डाउन अप, फिर यहाँ से निकल रही है अब इसको। अभी जब तक यही मान लीजिए सेलिंग आएगी भी ना, तो मैं यहाँ से अगर कुछ बनता है तो देखूंगा, अदरवाइज़ मैं अभी फ़िलहाल बाइंग के इसमें मूड में ही हूँ। बट हाँ, इस पे कैंडल पे अगर थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 कैंडल मार्क करके रखना, एक तो ये 4 आवर की कैंडल, एक ये 4 आवर की कैंडल। अगर इन दोनों पे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो से कुछ सीखा है और इन दोनों पे थोड़ा सा मार्क करके रखोगे तो ज़रूर आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देखिए कितना है, 50,600 से लेकर 51,400, हमारे बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, मतलब 700-800 पॉइंट, 700-800-900 पॉइंट तो बहुत है। अगर थोड़ा सा आप, मैंने फिर से बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे थोड़े से रिस्की वाले ट्रेडर नहीं हैं, थोड़ा सा आप पूरा कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे किस टाइप की कैंडल फॉर्म होने देना, जो टेक आउट करने के बाद ऐसे कुछ वो क्या कहते हैं इसको, हैमर टाइप की कैंडल कुछ बनाए, इसको ब्रेक करे, तो यहाँ पे आपको टारगेट देखने को ये चीज़ मिल जाएगी। पर अदरवाइज़ आप यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ करने वाला हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक को 50,687 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ से एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा। तो आज की एनालिसिस इतनी है। तो मैं यार वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको बताया मैं फैक्ट्री शिफ्ट कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है मेरा, वहाँ पे प्रेजेंस रहना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, कई बार जाना पड़ता है, और बीच बीच में मेरे कुछ टेंडरिंग वगैरह भी चल रही है, कुछ बड़े ऑर्डर्स वगैरह की, तो थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ। लेकिन जितना भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपको जितना भी सिखा सकूँ, जितना भी मुझे पता है, मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं अगर सिखा सकूँ तो, और मेरी वजह से किसी को सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ लाइफ चेंज हो रही है, तो अच्छी बात है यार, जब मैं चाहता भी यही हूँ। बट बदले में यार वही फिर से बोलूँगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 40% 50% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, तो बस इतना ही बोलूँगा यार, इतना ही आपसे मुझे चाहिए कि थोड़ा सा मैं भी इंस्पायर रहूँ कि कोई मेरा वेट कर रहा है यार, है ना, वीडियो के लिए, तो मेरा भी मोटिवेशन बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ वीडियोस बनानी है यार, कुछ सीरीज़ बनानी है मेरे को, जिस टाइप से मैं अपना पूरा का पूरा एनालिसिस करता हूँ, उसके ऊपर एक 7 स्टेप्स हैं वो मैं फॉलो करता हूँ, और जिसमें इन वीडियोस में हो सकता है मैं आपको आपकी लाइफ चेंज करने की कोशिश करूँगा। कैसे कि आपको यही नहीं पता कि अभी फ़िलहाल लोगों को कि वो स्कैल्पर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो इस टाइप का यार मेरे को थोड़ा सा भी स्टॉक्स के बारे में बात करनी है यार, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी यार, ठीक है ना, अभी स्टॉक्स के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन चलिए यार थोड़ा सा कर ही देता हूँ। देखिए मैंने 2-3 स्टॉक्स बताए थे, एक HSCL था स्टॉक करके, कहाँ है यार, माई स्टॉक्स में पाएगा HSCL, कहाँ गया यार, ये देखिए HSCL का शेयर। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कब कहाँ से लेना था, मैंने आपको डेली चार्ट पे चलते, मैंने डेली चार्ट पे आपको यहाँ से बताया था। देखिए ये जैसी ब्रेक होता है 348-49 के आसपास से 350 मान लीजिए, आज ये 527 रुपये है, ठीक है, ये छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता, ये मैंने यहाँ पे बाई किया था, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करी थी। इसके अलावा मैंने आपको इन्फोसिस बताया था, इन्फोसिस में मैंने आपको जान लगा लगा के बोला था कि यार ये जो 1300-1400 का प्राइस है ये फिर से नहीं देखने को मिलेगा, और देखिए यहाँ पे 1300-1400 रुपये के आसपास से मैंने आपको लेने को बोला था, और अभी 1850 है। इसके अलावा टाटा टेक में मैं इन्वेस्टेड हूँ, टाटा टेक में मेरी अभी भी लाइनें मार्क्ड है, आप देख सकते हो। मैंने क्या बोला था कि ये जो स्टॉक्स हैं, ये वाला जो लिक्विडिटी जब तक इसको टेक आउट नहीं करेगी, और उसके बाद जो ये देखिए कितना अच्छा मूव दिया 900 रुपये के नीचे के आसपास, मैंने आपको बोला था कि जैसे मतलब 900 की लाइन में आपको मिल जाएगा, ये टेक आउट करेगा तो आपको यहाँ से लेना था। 981 के आसपास के बाद से अब देखिए 1050, ये मेरा अच्छा स्टॉक है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है ना, तो मैं इसको यहाँ से लेना ज़रूर पसंद करूँगा। उसके अलावा बजाज फिनसर्व मेरा फेवरेट स्टॉक में है इस टाइम, मैंने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है सच पूछो। अंबुजा सीमेंट भी मेरे लिए बहुत अच्छा है इस टाइम, अंबुजा सीमेंट भी मैंने
कहाँ इसके नीचे अगर निकलेगा ये कहीं यहाँ इसके आसपास निकलता है 600 रुपये के से नीचे अगर मुझे अंबुजा मिलेगा तो मैं अंबुजा सीमेंट को ज़रूर लेना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही हूँ। कंस्ट्रक्शन फील्ड से मतलब जो भी मेरे जो पाइप्स हैं ना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जाते हैं, और मैं जानता हूँ किस टाइप से काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत हैवीली काम चल रहा है इस टाइम। ठीक है, तो इस हाँ, और सोलर के कुछ स्टॉक्स निकाल लीजिए, सोलर पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। मैं जो मेरे पाइप्स जो है ना वो पावर सेक्टर्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जाते हैं, तो पावर सेक्टर का मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है पावर सेक्टर्स पे, और बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं। जो पावर सेक्टर में सोलर पे जो देख सकता है वो देख सकते हैं, उसके भी कुछ शेयर्स निकालने की कोशिश करूँगा मैं। अंबुजा सीमेंट अगर मुझे कुछ इस टाइप के यहाँ पे आसपास कुछ अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ से एक बार बाय करने की कोशिश करूँगा, वही 600 रुपये के आसपास से। ठीक है, अभी मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ अंबुजा सीमेंट में। इसके अलावा मैंने गो डिजिट पे भी इन्वेस्ट किया था कुछ, यहाँ इस वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है गो डिजिट पे, मतलब ये इस पर इंश्योरेंस कंपनी है, ये बजाज का जो डायरेक्टर है, सॉरी डायरेक्टर कह रहा हूँ, बजाज इंश्योरेंस के जो कोई हेड थे, जो एमडी वगैरह थे, वो निकले थे, उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी गो डिजिट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर इस टाइम विराट कोहली भी हैं। तो इसके आसपास मैंने यहाँ से प्राइस लिया था 320-325 के आसपास से मैंने इसको बाई किया हुआ है, और इस टाइम ये ठीक ठाक सा चल रहा है इस टाइम। डीएलएफ पे मुझे बाई करने का है, इन्वेस्ट एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप याद रखना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेरा बुढ़ापे के लिए है तो ये इन्वेस्टमेंट मेरी बुढ़ापे के लिए है कि जो मैं ख़रीदूँगा उसको मैं बेचूँगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कंपनीज़ में कर रहा हूँ काम, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये डीएलएफ का ये रेंज थी मेरी 800 रुपये के आसपास से, अगर फिर से ये 800 के आसपास या 835 के आसपास मिलेगा तो आने वाले दिनों में ये फिर वही ये सब ये जो दिख रहा है ना आपको एक कचरा टाइप का, ये पूरा क्लीन होता है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अंबुजा सीमेंट हो गया, डीएलएफ हो गया, टाटा टेक हो गया, मैंने आपको टाटा मोटर्स भी बताया था कि मैं कुछ मेरे वॉच लिस्ट में मेरी कुछ हैं शेयर्स। हाँ यार, इंडिगो पेंट्स मैंने फिर से मार्क किया हुआ है, देखिए 1400 रुपये के आसपास से अगर इंडिगो पेंट्स मुझे मिलेगा तो मैं इंडिगो पेंट्स लूँगा। और मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आने वाले दिनों में कचरा साफ़ हुआ तो ये कचरा देखिए कहाँ तक का साफ़ होगा, आप देख सकते हो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए इंडिगो पेंट्स पे मेरा ज़रूर इस टाइम नज़र है। जैसे मैंने कैंपस पकड़ा था, कैंपस भी मैंने अच्छा पकड़ा था, वैसे मैं इंडिगो पेंट्स पे बहुत दिनों से मैं किया हुआ, मैंने ये 1400 रुपये के आसपास से आपको मिल जाएगा, तो मैं तो लूँगा। आपको मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे कहने पे कोई शेयर लो, मेरे कहने पे कोई शेयर मत लेना, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे कहने पे शेयर्स मत लेना, ये मेरी खुद की एनालिसिस, मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट होगी जो मैं करने जा रहा हूँ ये। ठीक है, इंडिगो पेंट्स। इसके अलावा बजाज फिनसर्व पे तो मैंने बहुत अच्छा अपना यहाँ से बाइंग किया है। देखिए ये तो मेरे को चाहिए था कि बजाज फिनसर्व ये वाली जो नीचे की पूरी ये जो लिक्विडिटी है ना ये सब टेकआउट करे, और फिर देखो एक बार टेकआउट करने के बाद फिर से एक और बार टेकआउट करा इसने, ऐसा नहीं किया। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी ये कैंडल बनाई, इसको कैंडल को ब्रेक होने के बाद कितना अच्छा यार, बहुत बड़ा प्यारा मूव दिया इसने। और बजाज, आप यकीन करोगे बजाज फिनसर्व एक ऐसा शेयर है 2012 में, अगर मैं इसको देख रहा हूँ बजाज फिनसर्व को ना, तो 2012 में मैंने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए मतलब 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करे थे शायद इससे ज़्यादा ही पैसा खर्च किया था मैंने, 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास 2012 में खर्च किया था। अगर मैं 2012 में सिर्फ बजाज फिनसर्व के शेयर ले लेता, फैक्ट्री ना लगाता, तो बजाज फिनसर्व उस टाइम 50 रुपये का शेयर था और इसने 14,000-14,500 टच किया है। दैट मीन्स आप समझ रहे हो, अगर मैं डिविडेंड सब कुछ वगैरह जो उसमें मिला है वो सब कुछ हटा दूँ और सिर्फ वही मल्टीप्लाई करूँ तो आज मेरे पास 550 करोड़ रुपए के शेयर होते बजाज फिनसर्व। जो नहीं हुआ, नॉलेज नहीं थी, उस पर बात नहीं करेंगे बट हाँ, मेरे को आने वाले टाइम में लगता है अगर बुढ़ापे में अगर ये आज मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है मैंने यहाँ पे, अगर बुढ़ापे में अगर ये मेरा लाठी बन जाता है, ये 10x हो जाता है, तो मैं खुश हूँ यार, मेरे को और क्या चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया हैप्पीएस्ट माइंड भी मेरा थोड़ा सा दिमाग में है, इसको भी, लेकिन इसको भी होगा तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी ये 50% रेंज से नीचे ही चल रहा है
और आने वाले दिनों में अगर ये गया तो फिर आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 1500-1600 तक जाएगा, ये भी डबल होने के चांसेस है। बट एक बार मेरी कंफर्मेशन मुझे मिल जाए इस पर, मैं तो आपको ज़रूर बताऊँगा इसमें। इसके अलावा काफ़ी शेयर्स मैंने आपको बता दिए यार, इतने ज़्यादा शेयर्स अभी नहीं, ठीक है, काफ़ी शेयर्स मैं आपको बता चुका हूँ। आज के लिए इतना ही। शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखना, शेयर्स अच्छे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अच्छा टाइम आने वाला है। चलिए, आज के लिए काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, हो सकता है लोग देखें ही ना, स्किप करें लेकिन यार पूरी वीडियो देखोगे ना तो ही मार्केट समझ आएगी, स्किप करके देखोगे ना तो आधी अधूरी नॉलेज के साथ मार्केट में उतरोगे तो लॉस तो होगा ही आपको। और देखिए, मैं एक चीज़ और बताने वाला था, टाटा मोटर्स ये अभी तक लाइंस लगी हुई हैं यार, देखो मैं कह रहा हूँ अभी तक लाइंस लगी हुई हैं, ये देखिए। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँगा यार, ये देखिए 950 के आसपास से मैंने आपको बोला था उठाने के लिए, कहाँ तक गया था ये 1100 यार। इससे ज़्यादा क्या लोगे, जान लोगे क्या यार इन्वेस्टिंग में? अगर आपको मैं कुछ टाइम में 20-20 30-30% दे रहा हूँ तो क्या जान लोगे क्या यार अभी तक लाइन लगी हुई है इसके ऊपर। तो सुजलॉन भी मैंने सच बताऊँ तो लिया हुआ है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, चल रहा है तो चल रहा है यार, डबल पैसा कर चुका है इस टाइम सुजलॉन मेरा। आईसीआईसी बैंक पे मेरी थोड़ी सी नज़र है, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि कासा वगैरह कम हो रहा है। कासा के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये किस टाइप से काम कर रहा है, अगर इसके ऊपर बनाऊं और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं तो आने वाले दिनों में, अभी फ़िलहाल बैंक्स थोड़े से प्रेशर में है, लेकिन आने वाले दिनों में बैंक्स थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो भी कासा की जो फंड, चलिए इस पर बाद में बात करते हैं यार, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।